आपके एग्जाम दो चरणों में होने वाला है। पहला है मॉर्निंग शिफ्ट, फिर है आफ्टरनून शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका जीएस का पेपर होगा, आफ्टरनून में सी सेट का पेपर होना है। अगले एक हफ्ते में यानी 16 तारीख को संडे को आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड है, आईडी है, 4 बॉल पॉइंट पेन है और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको आवश्यक हो सकते हैं, कैसे हम हमारी डिजीनेस हो या फिर कोल्ड फीट हो या आपके पास में जब कॉन्फिडेंस की कमी रहे तो उससे हम कैसे जो है पार पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। मैं जगदीश चंद्र जांगीड़, आपका जे सर, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अगले एक हफ्ते में यानी 16 तारीख को संडे को आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम कम्युनिटी पे मैसेज किया कि सर हम फर्स्ट टाइमर्स हैं जो कि 2024 के यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में अपीयर होने वाले हैं, और सर कौन कौन से बिंदुओं का हम ध्यान रख सकते हैं उस दिन, कैसे हम हमारी डिजीनेस हो या फिर कोल्ड फीट हो या आपके पास में जब कॉन्फिडेंस की कमी रहे तो उससे हम कैसे जो है पार पा सकते हैं। तो एग्जाम डे के दिन किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है आज मैं वो बताने वाला हूँ। स्पेसिफिकली ऑडियंस वह है जो फर्स्ट टाइमर्स है यूपीएससी सीएससी 2024 के प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले हैं। एग्जाम डे के दिन जो है हमारे पास में सबसे पहली चीज, आपके एग्जाम दो चरणों में होने वाला है। पहला है मॉर्निंग शिफ्ट, फिर है आफ्टरनून शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका जीएस का पेपर होगा, आफ्टरनून में सी सेट का पेपर होना है। एग्जाम जो टाइमिंग आपको कहीं न कहीं एडमिट कार्ड में दे रखी है उससे काफी समय पहले तक आपको एग्जाम हॉल में एंटर कर जाना है। मतलब आपका एडमिट कार्ड चेक हो जाए और कोशिश कीजिए कि आप अपने एग्जाम टाइम से 15 मिनट पहले के अब पेपर बंटने वाला है, जो टाइम दे रखा है उससे 15-20 मिनट पहले जो है आप अपने एग्जाम हॉल में एग्जाम क्लासरूम में बैठ चुके हैं। तो इसके हिसाब से आप अपना बफर टाइम निकाल सकते हैं कि 9:15 इज द टाइम जब आपको एग्जाम हॉल तक रहना है, आपके पास में उपस्थित रहना है। वहां पे सारी प्रक्रियाएं जो भी हो सकती है आपके पास में, कतार में खड़े होकर के अपना आईडी कार्ड है, एडमिट कार्ड है, बॉल पॉइंट पेन है ना, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है, ये सारी चीजें साथ में रखनी है आपके पास में। कोशिश ये करनी है कि जितने आप हल्की सूते वस्त्र के कपड़े पहन सकते हैं, गर्मी है और गर्मी के प्रभाव से भी खुद को बचाए रखना है। मित्रों, समय का ध्यान रखिए। आप होटल में रह रहे हैं, आप घर पे रह रहे हैं या आप ट्रैवल करके सेंटर पे जा रहे हैं तो उस बफर समय का ध्यान रखिए और ट्रैफिक में नहीं फंसना है। और डेफिनेटली आप एक दिन पहले जाकर के जरूर अपने सेंटर को अगर विजिट कर सकते हैं संभवतः, तो इससे तो और बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अनिश्चितताएं जो है, अनसर्टेनिटीज जो हैं, वह काफी प्रतिशत कम हो जाएगी। एग्जाम सेंटर हॉल में मैं क्यों कह रहा हूं सर आपको 15 मिनट पहले जाना है, मतलब आपके पेपर आपके हाथ में पहुंचे उससे 15-20 मिनट पहले आप जाकर के करेंगे क्या? सहजता, आपको कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में आना होगा। वहाँ की जो वातावरण है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, उसके साथ में भी आपको एक ढलना होगा कि जो टेम्परेचर है भाई, जरूरी नहीं वहाँ पे एसी हो जरूरी नहीं वहाँ पे पंखे भी सुचारू रूप से चले, हो सकता है चेयर के ऊपर वहाँ पे जो है वो व्यवस्था भी खराब हो सकती है, बट यू हैव टू बी एट ईज। वहाँ पे समय पे पहुँचने के उपरांत किन बिंदुओं का ध्यान रख सकते हैं? सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड है, आईडी है, 4 बॉल पॉइंट पेन है और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको आवश्यक हो सकते हैं, जैसे कोई सर्विस पर्सनल हो सकता है या किसी के नाम में बदलाव है। पिछली साल कई ऐसे विद्यार्थी हमसे मिले जिनके नाम में थोड़ा सा बदलाव था, जो आईडी कार्ड में अलग नाम दे रखा है, एडमिट कार्ड में अलग नाम दे रखा है, उन्हें रोक दिया गया। अगर आपके नाम में परिवर्तन है तो जो नाम परिवर्तन के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आप प्लीज अपने साथ में जरूर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी हो सकते हैं वो कैरी करें। जो सर्विस पर्सनल्स हैं वो अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को साथ में कैरी कर सकते हैं। याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि कोई भी गैजेट्स हो वो साथ में ना रखे। एग्जाम दिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अगर मुझे 9 बजे तक एग्जाम हॉल तक पहुंच जाना है और शाम को 5-6 बजे तक एक्टिव रहना है, मतलब एक अच्छा खासा 8-10 घंटे का एक्टिव एनर्जी टाइम चाहिए होगा। सर ट्रैवल भी तो करना है, उससे पहले उठना भी होगा, ट्रैवल भी करना होगा और फिर 8-9 घंटे जो है अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम हॉल में आपको देना रहेगा। एनर्जी लेवल मेंटेन रहना चाहिए आपके पास में। आप कोशिश कीजिए कि वहां पे भर पेट भोजन ना करके जाएं। यस, ये मेरी एक हिदायत रहेगी। हल्का नाश्ता करें,
है ना। और हल्का नाश्ता करने से कहीं न कहीं आपको एक हैवीनेस महसूस नहीं होगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी जो ज़्यादा जो है परेशान नहीं करेगा। एक हेल्दी स्नैक्स आप ले सकते हैं, कुछ डार्क चॉकलेट्स है आपके पास में, है ना, वह कंज्यूम कर सकते हैं फॉर अ डे बिंग, या आप ड्राई फ्रूट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा कंज्यूम नहीं करने हैं, जो रेगुलर कंजम्पशंस हैं वो कितना होता है आपके पास में 50 to 70 ग्राम्स पर डे। अगर आप इतना ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपके डेली के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सप्लाई के लिए आवश्यक होता है। तीसरा बात कह रहा हूं, आप किसी प्रकार के बैगेजेस, बड़े बड़े बैग उठा करके सेंटर्स पे चलिए, बड़े बड़े गैजेट्स, कोई आईपैड लेके जा रहा है, कोई फोन लेके जा रहा है, कोई अपने साथ में महंगी वस्तुएं लेके जा रहा है, इन सब चीजों को एक दिन के लिए जो है अपरिग्रह कर दीजिए, इनसे दूर रह जाइए। जहां पे घर पे हो चाहे आपके सेंटर पे, तो आपको एक नॉर्मल फोन लेके जाना है, दैट्स इट, और वो वहां जमा करने की व्यवस्था होती है, तो उसमें आपको पूर्णतः निश्चित रहना है। तो गैजेट्स जितना कम हो सके, बैगेजेस जितना कम हो सके रखे, तो कि वो मेंटल बैगेजेस भी कहीं न कहीं साथ में कैरी ना हो आपके साथ में, कि मेरा बैग का है, मेरा फोन का है ना, आप उन सब चिंताओं से कहीं न कहीं फ्री हो पाए। फिर है एग्जाम सेंटर पे अगर आप समय पे पहुंच रहे हैं और आपके पास में आधे पौने घंटे का समय है और आप चाहे तो फ्लैश नोट से रिवीजन कर सकते हैं। अपने साथ साथ में कहीं लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम उठा के मत ले जाना, बड़ी बड़ी बुक्स या हैवी बैगेजेस या हैवी बुकलेट से आपको दूर रहना है उस दिन के लिए। और कोशिश कर सको तो एक सुंदर सा म्यूजिक जरूर सुनो जो आपको पसंद हो, आध्यात्मिक हो, संगीत किसी भी प्रकार का हो, है ना, यह आपके मन को, मस्तिष्क को कहीं न कहीं जो है लाइट करने वाला है, आपकी एनर्जी और ऑरा को, ठीक है। सो एग्जाम से पहले रिवीजन सिर्फ फ्लैश कार्ड से, शॉर्ट नोट से, मिनी नोट से ही करना है, लास्ट मिनट रिवीजन हैवी नहीं हो। कोशिश करें एग्जाम हॉल से पहले उस माहौल में खुद को जो है एक सबसे बेस्ट पॉसिबल जो है एनर्जी लेवल तक लेके जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट गर्मियों का समय है, और जब ये जून का जो समय है, लगभग 16 जुलाई का जो आपका परीक्षा होने वाला 16 जून को, तो मित्रों यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी रहने वाली, और इस गर्मी और इस उमस के अंदर जो है अनइजीनेस का होना, डिहाइड्रेशन का होना, स्ट्रोक का होना हो सकता है, संभवतः दोपहर की लू में आप परेशान हो जाए जीएस पेपर 2 के पहले, तो फोकस कहीं न कहीं हट सकता है। तो कोशिश करते रहिएगा आप अपने साथ में एक वाटर बॉटल कैरी करें, वह वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल का क्या मतलब हुआ? इस प्रकार की ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप रख सकते हैं जिसके आर पार देखा जा सकता है, कोई प्रकार की मार्किंग नहीं है कि इसके अंदर क्या विषय है, वह वस्तु है, आप सीधा जो है एग्जाम हॉल के अंदर इसको लेके जा सकते हैं। और कोशिश कीजिए एक साथ ज़्यादा पानी नहीं कंज्यूम करके, थोड़ा थोड़ा पानी 15-20 मिनट या 30 मिनट के अंतराल से आप कंज्यूम करते रहें, यह आपको हाइड्रेटेड रखेगा। और आपका हाइड्रेशन होना आपके ब्रेन की फंक्शनिंग, आपकी फोकस, आपके कॉग्निशन, आपके कॉम्प्रिहेंशन, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहद जरूरी है। और अगर पॉसिबल हो तो विटामिन B12 है ना, जो कि आपकी ब्रेन के कॉग्निशन है ना, न्यूरल नेटवर्क के लिए बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है ये विटामिन B12 जो होता है दोस्तों। आप एक विद्यार्थी को रेगुलर भी कहीं के सप्लीमेंट्स थोड़े बहुत एग्जाम टाइम में अपने हेल्थ का ध्यान रखने के लिए ले लेने चाहिए, क्योंकि जैसे भी आप भागते दौड़ते भोजन करते हैं उसमें विटामिन या फिर आपके जो मिनरल्स वैसे भी उनकी कमी होती कई बार। विटामिन B12 आप 8-10 दिन के लिए कंज्यूम कर सकते हैं, एक प्रॉपर डॉक्टर से आप मिल भी सकते हैं, है ना। और इसको बताया जाता है दिस इज अ फ्यूल फॉर द न्यूरॉन्स, आपका जो न्यूरॉन्स होता है उसके लिए फ्यूल है, और आपके कॉग्निशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके रिकॉल पावर को, है ना, कई बार होता है ना, यार पढ़ा था पर याद नहीं आ रहा, बहुत कोशिश कर रहे हैं पर याद नहीं आ रहा, वो रिकॉल क्यों नहीं होता पता है तुमको? क्योंकि कहीं न्यूरोनल पाथवेज जो है वह इतने हेल्दी कनेक्ट नहीं है, और ये B12 उसमें मदद करेगा। वो ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही बेसिक है ना। कोविड-19 में याद करो हमको विटामिन C की छोटी छोटी टैबलेट्स दी गई थी, वो ऑरेंज कलर वाली, है ना, बहुत ही 10-15 रुपए में एक पत्ता आ रहा था, बट आपकी इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट था, कोविड से लड़ने के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक वैसे ही तो छोटी छोटी पर अगर मोटी बातें हैं, विटामिन B12 है, इसको आप जरूर कंज्यूम करते रहिए, और एग्जाम टाइम में तो आपको जो अपनी डाइट का हिस्सा है इसको बनाना ही चाहिए। अभी भी 7 दिन है, अभी भी आप कर सकते हैं शुरू इसको, है ना, बट अंडर द डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। फिर आपको डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस जरूर करना है। भाई मैं 15-20-30 मिनट एग्जाम सेंटर पे पहुंच गया पहले, या हॉल में मैं एंटर कर चुका हूं आधे घंटे पहले, जनरली आधे घंटे पहले तक सब बच्चों को हॉल में परमिशन दे दी जाती है, और प्रॉपर वो अपना नाम नंबर देख करके हॉल में एंटर करके अपनी बेंच पे रोल नंबर देख करके वहां बैठ जाते हैं, जैसे अपने बोर्ड का एग्जाम होता था ठीक वैसा ही है कुछ। बट अब क्या होता है, बच्चा इधर झांक रहा है, उधर झांक रहा है, किसी और से बतिया रहा, कुछ नहीं कर,
सिंपल आपको अपने टेबल पे सिर्फ अपना एडमिट कार्ड है और अपनी वाटर बॉटल और पेन रखना है ना। आप कोशिश करें उस दिन जैसे भी आप अपने जो है हल्के से हल्के वस्त्र रख के जाए साथ में, ज़्यादा हैवी बर्डन आपके पॉलिस्टर वाले क्लोथ्स नहीं हो आपके पास में, ताकि पसीना हो या पर्सपिरेशन हो, असहजता हो, घुटन जैसी समस्या आपके साथ में ना हो। उस दिन आपको एग्जाम हॉल से पहले कोई प्रकार के, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेडिटेशन कीजिए, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, दैट्स इट। ये सबसे बेहतर प्राणायाम होता है, ये सबसे बेहतर टेक्निक होती है डीप ब्रीदिंग। इससे आप अपने ब्रेन के कॉग्निशन, कॉम्प्रिहेंशन, कॉन्फिडेंस और कामनेस को बढ़ाते हैं, और जो स्थिर दिमाग होता है उससे बेहतर और कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता है। आपका स्थिर दिमाग है, आपको पता होगा कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपका स्थिर दिमाग होगा, आपको पता होगा कौन सा क्वेश्चन जो है मेरे को लीव करना है, क्योंकि ये मेरे अटेम्प्ट से बाहर जा सकता है, नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है। फिर जैसे ही पेपर मेरे को साथ में दिया जाता है, ओएमआर आपको पेपर से पहले दे दी जाएगी। जैसे ही आपके पास में ओएमआर और पेपर आपको दिए जाते हैं तो याद रखना है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन पेपर पे पहले पृष्ठ पे इंस्ट्रक्शन होले, अच्छे से पढ़ लीजिए। कौन सा नंबर है, कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जैसे जीएस पेपर 1 में 100 है, जीएस पेपर 2 में 80 क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स के हैं, ठीक है ना, वो 2 मार्क्स का, ये 2.5 मार्क का रहने वाला है। काफ़ी सारी जानकारी, नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है, और भी काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें लिखी होती है। अब ओएमआर को लेकर के कई बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि ओएमआर में जो है वो सर्कल करना होता है, और कई बार आप गलत सर्कल कर जाते हैं, फिर वाइटनर मंगवाओ, उसको सही करवाओ, आपके 2 घंटे के एग्जाम के समय में से 5, 10, 15 मिनट ये खा जाएगा, और टेंशन होगी जो न्यारी, टेंशन और परेशान करेगी। इसीलिए ओएमआर के इंस्ट्रक्शंस बहुत आसानी से भरो, बहुत आसानी से पढ़ो, और आराम से मान के चलो कि आपको 2 घंटे में से जो आपका मुख्य समय उसमें से 5 मिनट ओएमआर भरने में लगेगा। पर अगर स्थिर दिमाग से भरा तो अगर गलती हुई तो 5 का 10 मिनट भी हो जाएगा और टेंशन बढ़ जाएगी इस जो अलग। आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूं आपको जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, जैसे जीएस पेपर 1 आपको जनरल स्टडीज का सामने है। अब जैसे ही आपने पेपर खोला और आप शुरू हो जाते हैं कि भाई नहीं मेरे को तो सीक्वेंस में चलना है, नेवर गो विद द सीक्वेंस। आपकी सीक्वेंस आप चयन करेंगे। जैसे मैं हमेशा पेपर को जो है क्वेश्चन नंबर 50 से शुरू करता, 50 से 1 तक, फिर 100 से जो है 51 तक, मैं इस तरीके से करता। कोई विद्यार्थी हो सकता है वो 50 से 100 तक पहले करेगा आपके पास में, है ना, और मतलब आपको जरूरी नहीं एक सीक्वेंस वही फॉलो करे जो आप चाहते हैं। यू जस्ट ब्रेक द सीक्वेंस। आपने जिस कोड पे यूपीएससी ने इसको सेट किया उस कोड को ही ब्रेक कर दिया। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप सहज होने चाहिए। जैसे मेरा व्यक्तिगत बीइंग अ वेरी गुड स्टूडेंट फॉर द पॉलिटी, गवर्नेंस एंड ज्योग्राफी, मैं सबसे पहले आई हिट द बुल्स आई विद द पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। तो अब आपका क्या हो सकता है तुम्हारा साइंस एनवायरमेंट अच्छा हो सकता है किसी का हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर अच्छा हो, तो यू जस्ट फाइंड आउट एंड स्क्रॉल दोस क्वेश्चन। जैसे ही एग्जाम हॉल में पेपर आपको मिलता है ना, जैसे उसका सील ओपन करने के लिए बेल बजती है, पहला काम होना चाहिए शुरुआत के 100, 200, 300 सेकंड के अंदर, मतलब शुरुआत के 3-4 मिनट में पूरा पेपर पलट दो एक बार। यू हैव एन आइडिया, ओके कैसे प्रश्न आए, यू हैव एन आइडिया, ओके कैसे प्रश्न आए। तो पूरा आपके ब्रेन में होता है। 100 में से आपको लगभग 80 से 75 प्रश्न जो हैं अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। हो सकता है 5-10 प्रश्न निगेटिव भी हो जाए, जो कि फलतः ऑनेस्ट स्टूडेंट्स के साथ में हो सकते हैं, तो भी 60% क्वेश्चंस तो मेरे सही हो, ये याद रखना। 100 में से 60 क्वेश्चंस एक्यूरेसी से करना है, 75 से 80 के करीब को है आपके पास में अटेम्प्ट रेट रहना चाहिए आपकी, ठीक है ना। क्योंकि 2023 का पेपर को अगर मैं एक्सेप्शन मानूंगा, क्योंकि ऐसा पेपर भूतों न भविष्य तक कभी नहीं आया था, हो सकता है भविष्य में थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है, इस साल का पैटर्न भी चेंज हो सकता है, पर जो काम है, जो स्थिर बुद्धि है, वो निकलने वाला है। ऐसा नहीं है कि 2023 का पेपर प्रीलिम्स का टफ आया था तो आईएएस बने ही नहीं। प्रीलिम्स हुआ है बच्चों का क्लियर, मीन्स लिखा है उन्होंने, और वो इंटरव्यू में भी आगे सक्सेसफुल हुए। राइट और रॉन्ग? सेम वे आपको स्थिर बुद्धि रहना है। चुनौतियां सभी के लिए, गैस वर्क से बचना है कि नहीं बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जल्दी से, सर ने बताया था 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना, जल्दी से खत्म करो ना बच्चा, बिल्कुल नहीं। आता है सही से कॉन्फिडेंट हो तभी टिक करना है उसको, अदरवाइज नहीं करना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है आपके पास में, और नेगेटिव मार्किंग मरा सकती है। अच्छा खासा आपका जो कमाया हुआ नंबर है, जो एक्यूरेट आपने अटेम्प्ट करके जो नंबर कमाया, वो गवा सकते हो। नेवर डू दैट, नेवर डू दैट।
कमाई करो ना करो पर पैसा बर्बाद नहीं करना है। ठीक उसी प्रकार यहां पे भी यही सिद्धांत लागू होता है। रिव्यू करिए अपने आंसर को। अगर एग्जाम हॉल में आपने अच्छे से मेंटेन किया है, एक्यूरेसी को मेंटेन किया, स्पीड को मेंटेन किया है, लास्ट में जब आपके पास वो समय बच जाए, मैंने कहा 80 प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए, 20 प्रश्न में आप डाइसी हो, 50-50 हो या फिर पता ही नहीं चला, आप फिर भी कॉग्निशन लगा करके, है ना, सुधर सकते हो। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि जो 80 प्रश्न भी सही किए ना, उसमें 2 से 3 प्रश्न जो है ना, क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर होना चाहिए वो 74 में मार्क करके आ गए, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर सी होना चाहिए तो वो बी में मार्क करके आ गए। समझ रहे हो? मतलब एक आंसर 75 का था वो किसी दूसरे में चिपका दिया, और एक में ऑप्शन कोई सी था उसमें बी लगा लिया। ये है सिली एरर्स ओएमआर की। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, उसमें तुम्हारे 2 नंबर गए ही गए, और वो निगेटिव मार्किंग और मान के चल लो उसकी 1/3। सो कुल मिलाकर के हमको इन सिली एरर से बचना है। ओएमआर की ये सिली एरर्स आराम से हर साल बच्चों के 4 से 5 नंबर खा जाती है, आराम से। जीनियस से जीनियस बच्चों की मैंने ये एरर्स देखी। जीनियस मतलब IIM, एम्स, IITians, है ना, ऐसे स्कॉलर्स को तो आपसे भी होना, मुझसे भी होना लाजमी है। पर क्या अगर हम माइंडफुल रहे तो इस एरर को सुलझा सकते हैं, अपने आंसर्स को रिव्यू करके, मैच करके फिर ओएमआर को रिफिल करें, है ना। अगर टाइम बचा पाए तो अंत में अपने बचे हुए क्वेश्चन जिसमें आप 50-50 हो उन्हें रिव्यू करके मार्क करने की जरूर कोशिश करनी है आपको, ठीक है। लास्ट में आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही काम आने वाला है। अगर आपने, जैसे मैंने कहा शुरुआत में 3-4 मिनट पूरा 100 क्वेश्चन देखे, कैसा आया है प्रश्न वहां पे, सो आपको ये नहीं लेकर के बैठ जाना है वहां पे कि गुरुवर यहाँ पे पेपर में जो है, जैसे सपोज आर्ट एंड कल्चर के 5 क्वेश्चन आए, आपको समझ में नहीं आए, कुछ एंशिएंट के क्वेश्चन आए 3-4 मेरे को समझ में नहीं आए। भाई हो सकता है 100 में से ये 7-8 क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आए, बाकी और भी तो उनको लेकर के स्ट्रेसफुल नहीं हो जाना है। जैसे मेरा सब्जेक्ट है, फेवरेट है, ज्योग्राफी पॉलिटी। अब ज्योग्राफी पॉलिटी में हो सकता है मेरे पास ऐसे क्लिष्ट प्रश्न आ गए कि मेरे भी बाउंसर चले गए, तो क्या मैं उस वक्त डिप्रेशन में चला जाऊं? नहीं। याद रखना कि अगर मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं, ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग विद्यार्थी हूं, और मैंने जिस शिद्दत से अपने शिक्षक गणों के साथ में खुद के स्वाध्याय सेल्फ स्टडी से जो तैयारी की है, उसके बावजूद इतना चुनौतीपूर्ण ये प्रश्न मेरे को लग रहा है, तो यहाँ हॉल में बैठे हुए बाकी अन्य को भी लग रहा है। अपना पॉजिटिव एटीट्यूड उस वक्त भी बनाए रखना, क्योंकि जैसे ही आप डिप्रेशन में गए, जैसे ही आपने कहीं न कहीं जो है माथे पे सलवटे बना ली ना, चेहरे की मुस्कान गायब हुई, मन का कॉन्फिडेंस भी गायब हो जाएगा। तो चेहरे की मुस्कान एग्जाम हॉल हो चाहे एग्जाम हॉल के बाहर हो, गायब नहीं होने देना। मन का कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल गायब नहीं होने देना, और एग्जाम हॉल में तो वह कॉन्फिडेंस ही तुम्हें तारने वाला है, ठीक है। सो आपका कहीं न कहीं जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं ये अगर मेरे को नहीं आ रहा और किसी को नहीं आ रहा, और माइंडफुल होकर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कॉन्फिडेंस होकर के करें, क्योंकि आपको अगर खुद के हार्डवर्क में, अपनी मेहनत पे विश्वास है, डेफिनेटली आप देखेंगे कि सर कट ऑफ चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, यू विल बी इन द सेफ जोन, यू विल बी इन द सेफ जोन। तो कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर, द फ्रूट द फल डू नॉट बिलोंग्स टू यू। बस 100% होकर के अर्जुन की भांति इस रणभूमि में जो है अपने कर्म का, अपने कौशल का प्रदर्शन करना है। ओनली IAS PW की तरफ से, इस मंच की तरफ से, समक्ष शिक्षक समुदायों की तरफ से, मैं जगदीश चंद्र जांगेड़ आप तमाम UPSC अभ्यर्थियों को मेरी शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं प्रेषित करना चाहता हूं। आप सभी के लिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में जो मेहनत करनी है, जो तपस्या करनी है, उसे परवान पे लेके जाना है। तू तब करे तो ऐसा कर, परवान चढ़े तपस्या, और तेरी उपलब्धियों को देख, मनुज तो क्या देव भी करे ईर्ष्या, देव भी करे ईर्ष्या। इस के उपरांत अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी मदद चाहिए, सेंटर से रिलेटेड, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कोई भी विद्यार्थी को कोई समस्या आ रही है, टेलीग्राम पे नाम सर्च करें JJ सर UPSC, अपना नाम, अपना प्रश्न प्रेषित करें। विल बी मोर देन डिलाइटेड प्रोफेशनली टू हेल्प यू आउट। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपना मैसेज लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स।